अगर आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आपकी मिड टर्म के एग्जाम सितंबर में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। लास्ट तक देखना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताई हुई है मैंने। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म में वो कौन से टॉपिक्स है जो बहुत हाईलाइटेड है और जहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। मिड टर्म सर पे है और सारे टॉपिक्स एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज जो कि पेपर के लिए, मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विथ बुक 1 चैप्टर नंबर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अगर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को देखें तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हम लोगों को डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर नहीं छोड़ना है। 6 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन दोनों आते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर में अपने को रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर भी पढ़ना है या कॉजेस बोल दो, एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। 4 मार्क्स में क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार हर साल बोर्ड्स में भी आते हैं। दूसरा है हमारे पास शॉक थेरेपी। बोलने की जरूरत नहीं थी, शॉक थेरेपी से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहली चीज आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि शॉक थेरेपी क्या है। दूसरा, फीचर्स पता होने चाहिए कि शॉक थेरेपी में हो क्या रहा है एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। यानी कि कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि शॉक थेरेपी क्या है, उसके साथ साथ व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अगर ये आपको पता है, ये आपको 6 नंबर या 4 नंबर जरूर ला कर देगा। प्लस एमसीक्यूज में भी यहाँ से क्वेश्चन मिड टर्म में आप लोग दिखाई देंगे। फिर आते हैं हम लोग इंडिया रशिया और इंडिया यूएसएसआर रिलेशंस पे। इंडिया और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं और इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस कैसे थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक्स अपने को छोड़ के नहीं जाने। याद रखना, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ जो बहुत हाईलाइटेड है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है और बोर्ड्स में भी सबसे ज्यादा यही से क्वेश्चन देखने को। इसके साथ साथ आप लोग सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएसएसआर क्या क्या थे, है ना, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यूएसएसआर क्या क्या थे, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में हम लोगों को यूरोपियन यूनियन पढ़ना है। यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो ये है कि क्या यूरोपियन यूनियन एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस क्या एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये 6 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस वजह से अपने को यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिलेशंस पता होने चाहिए। क्लियर है? पक्का? कैसे ये इकोनॉमिकली पावरफुल है, पॉलिटिकली पावरफुल है, मिलिटरीली पावरफुल है और कैसे अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अपने को राइज ऑफ चाइना देखना है, खास करके राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पूरी की पूरी चाइना की जर्नी पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स 1949 जब चाइनीज रिवॉल्यूशन आया था। फिर अपन 1972 पे चलेंगे जब फोर मॉडर्नाइजेशंस की बात करी गई थी, 1972 1973। फिर उसके बाद अपन जाएंगे 1978 पे, है ना, ओपन डोर पॉलिसी जब आई थी। और उसके बाद फिर पूरी की पूरी कहानी चाइना ने क्या क्या किया, किस तरीके से अपने इकोनॉमी को खोलने की कोशिश करी थी। इंडिया चाइना रिलेशंस, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आसियान से 6 नंबर का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आसियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आसियान क्या था, आसियान कैसे बना था, आसियान वे क्या है और आसियान कम्युनिटी के कितने पिलर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, ये वाला टॉपिक भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जो कि शायद बुक 1 का सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में ऑफ कोर्स आपको इंडिया पाकिस्तान पढ़ना है, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड यही है। इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट्स पढ़ने हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पढ़ने हैं, है ना। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितने कन्फ्लिक्ट्स हैं और इंडिया पाकिस्तान कोऑपरेशन करते हैं कि नहीं आपस में, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा, डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री इन पाकिस्तान, बहुत हाईलाइटेड है कि पहले तो अपने को जर्नी बतानी पढ़नी है पूरी की पूरी पाकिस्तान की, कि कब कब यहाँ पर मिलिट्री रूल था, कब कब यहाँ पर डेमोक्रेसी था, क्या क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये भी पढ़ना है कि पाकिस्तान में क्यों स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही है कभी। फिर बांग्लादेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगेन 1971 की वॉर पढ़नी पड़ेगी, बांग्लादेश कैसे फॉर्म होता है, एस्टेब्लिश होता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडिया का क्या रोल था उसमें, और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी कैसे आई और उसके बाद डेमोक्रेसी आने के बाद बांग्लादेश का सिचुएशन क्या रहा, ठीक है, क्योंकि 1971 से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रहेगी, फिर मिलिट्री रूल आएगा और फिर उसके बाद दोबारा से
डेमोक्रेसी आने वाली है, तो पूरा उतार चढ़ाव आपको पढ़ना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के, इसके टाइमलाइन में देख लेना, इंपॉर्टेंट रहती है वो भी एमसीक्यूज के लिए। आगे आते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, है ना। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में अपने को दोनों लिखना है कि इंडिया और बांग्लादेश कौन सी चीज में कोऑपरेट करता है और इंडिया और बांग्लादेश की कौन सी चीज में नहीं बनती है, कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 4 नंबर 6 नंबर में देखने को मिल सकता है आप लोगों को। श्रीलंका का एथनिक कन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, पूरे टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और नेपाल, नेपाल मैंने नंबर 6 पे रखा है क्योंकि नेपाल से डायरेक्ट 4 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है अपने को, लेकिन ये बाकी सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मालदीव्स और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे है, मालदीव्स और नेपाल के रिलेशन कैसे है, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। नेपाल इंडिया के रिलेशन कैसे, ऐसे क्वेश्चन भी कम देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं ना, इन टॉपिक्स को छोड़ के जाना मतलब आपने गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, समझ में? इनको छोड़ के नहीं जाना है। ये पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम है, बाकी सब कुछ पढ़। डन। आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका नाम पहले यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करता था। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, है ना, कि यूनाइटेड नेशंस में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरीके की रिफॉर्म्स लाने की बात करी जा रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जुरिडिक्शन में रिफॉर्म्स लाने हैं या किसी और चीज में रिफॉर्म्स लाने हैं, उसके प्रोसीजर में रिफॉर्म्स लाने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, याद रखना। यहाँ ये क्वेश्चन अगर आपका टीचर पेपर में नहीं दे रहा है ना, ठीक है, स्कूल टीचर, तो गड़बड़ है भैया टीचर में, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, इंडिया क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन इंडिया के पास क्या मुद्दे हैं जिससे वो यूनाइटेड नेशंस को बता रहा है दैट यस आई एम केपेबल ऑफ बिकमिंग द द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, लीग ऑफ नेशंस खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 चली, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में किस तरीके से 1941 से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो पूरा के पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होती है, याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है ना, सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, एंड फाइनली जो है यूनाइटेड नेशंस बनकर रेडी होता है। वो यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर क्या है, 6 बड़े बड़े प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं, वो सारी की सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशंस यूनिपोलर वर्ल्ड में कैसा था, है ना, क्या यूनाइटेड नेशंस इज इट अ बैलेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। फिर हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए या नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए नई कंट्रीज की, ये वाला टॉपिक छोड़ना नहीं है। प्लस ये सबसे नीचे लिखा है मैंने, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है ना, पीस लाने के लिए, कन्फ्लिक्ट्स रोकने के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए सीन क्या है कि बुक 1 में तो सारे चैप्टर 6 ही नंबर के है ना, ठीक है, और ये चैप्टर 10 नंबर के आएंगे आपके मिड टर्म में, क्योंकि मिड टर्म में आधा ही सिलेबस आ रहा है। ठीक है, तो 4 चैप्टर अपन ने देख लिए बुक 2 के। बुक 1 पे आते हैं, देखते हैं कि बुक 1 में, सॉरी बुक 1 के सारे चैप्टर्स देख लिए, बुक 2 पे आते हैं और देखते हैं कि बुक 2 में कौन से चैप्टर्स हैं और उसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मिड टर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में ऑफ कोर्स पार्टीशन अपने को पढ़ना है, स्टार्टिंग विद द 3 चैलेंजेस जो थे पार्टीशन में, प्लस अपने को पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहते हैं और पार्टीशन के टाइम पीरियड में क्या क्या 4 बड़ी डिफिकल्टीज थी, वो अपने को पढ़ना है, वो पेपर में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, प्रिंसिपल स्टेट्स को कितने प्रिंसिपल स्टेट्स थे, प्रिंसिपल स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया, है ना, प्रिंसिपल स्टेट्स को इंटीग्रेट करना क्यों इंपॉर्टेंट था, प्रिंसिपल स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाने में गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था, वो 3 पॉइंट जो है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, है ना, ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, हैदराबाद, मणिपुर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन हैदराबाद के मुकाबले में कम इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलता है कि कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई चीज कम इंपॉर्टेंट है, कि ये बोर्ड्स के पेपर में कितनी बार आया है। हैदराबाद ज्यादा बार आया है, मणिपुर बहुत कम आया है। ठीक है, तो हैदराबाद इंपॉर्टेंट है। फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इसमें वो सारी की सारी पूरी कहानी बतानी है आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम 1920 नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस से लेकर
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तक, और उसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में ये पार्ट्स आपको छोड़ के नहीं जाने हैं बिल्कुल भी, किसी भी हालत में। महात्मा गांधी सैक्रिफाइस आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि बॉक्स में वो बोर्ड्स में आता है, वैसे आता है, ठीक है, लेकिन मिड टर्म में मुझे नहीं लगता कि पूछनी चाहिए। हालांकि बोर्ड्स में भी नहीं पूछना चाहिए वो, क्योंकि सीबीएसई कहता है कि ब्लू बॉक्सेस वाले क्वेश्चन में नहीं पूछता, लेकिन सीबीएसई पूछता है, चालू है, चालाक। ठीक है, आगे आते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में आते हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में ऑफ कोर्स, अगर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये चैप्टर वैसे 4 नंबर का है, लेकिन मिड टर्म में आपके लगभग 10 नंबर का आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरीके का डोमिनेंस करा, ये कांग्रेस वाई, तो कांग्रेस पार्टी वाज विनिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, है ना, पहला जनरल इलेक्शन, दूसरा जनरल इलेक्शन, तीसरा जनरल इलेक्शन, आपको पता होना चाहिए, और कांग्रेस क्यों जीत रही है ना, मतलब कांग्रेस के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के पीछे का राज क्या है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। प्लस कांग्रेस है सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिशन, ये कांग्रेस एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिशन है, अगर है तो प्रूफ करिए, ये वाला टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत हाईलाइटेड है कि अपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट थी, ये वाला टॉपिक पढ़ना है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज आपकी किताब में इस नाम से है ये टॉपिक। तो व्हाई वर द अपोजिशन पार्टीज इंपॉर्टेंट, है ना, उनको बहुत टोकन रिप्रेजेंटेशन मिलता था, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बताना है। फिर इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, बहुत फालतू टॉपिक है लेकिन पेपर में आता है, ठीक, और टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, वैसे तो मुझे आप लोगों को ये बोलना चाहिए कि भाई पूरा ही पढ़ लो, क्योंकि वैसे तो 2 नंबर का ही चैप्टर है, लेकिन आपके मिड टर्म में 10-15 नंबर का आने वाला होगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट फायर प्लान, सेकंड फायर प्लान पढ़ लीजिए, दोनों में डिफरेंसेस देख लीजिए क्या क्या है ना, फर्स्ट फायर प्लान के आर्किटेक्ट कौन थे, सेकंड फायर प्लान के आर्किटेक्ट कौन थे, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ बॉम्बे प्लान क्या था 1944 वाला, प्लानिंग कमीशन कैसे बनाया गया, प्लानिंग कमीशन का हेड कौन सा होता है, प्लानिंग कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, प्लानिंग कमीशन जो है उसको कैबिनेट ने बनाया है या पार्लियामेंट ने बनाया है या किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर लेफ्ट वर्सेस राइट, है ना, लेफ्ट वर्सेस राइट मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट में समझाया है, आप लोग जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट डन, बहुत छोटा सा चैप्टर है और आप लोगों को इसके बारे में बताना है। चलिए आगे आते हैं, लास्ट चैप्टर पे आते हैं, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के एग्जाम में आ रहा होगा। इसका पहले नाम इंडिया फॉरेन पॉलिसी हुआ करता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नैम, है ना, 2 चीज यहाँ से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नैम और इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, जो आपको फर्स्ट और फोर्थ में दिख रहा होगा, है ना, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी से क्वेश्चन आता है। हालांकि ये चैप्टर बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर इसके साथ साथ इंडिया और चाइना के रिलेशंस, है ना, देखो जब आप कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पढ़ो उसके साथ इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस वाला चैप्टर पढ़ना, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है दोनों चैप्टर में, ठीक है। तो इंडिया की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की कैसी है, इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे हैं, 1962 का वॉर जब हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे चाइना ने अटैक करा, कहाँ कहाँ चाइना ने अटैक करा, वहां वहां चाइना ने क्यों अटैक करा, ठीक है, तिब्बत का क्या इशू है, अरुणाचल प्रदेश का क्या इशू है ना, अक्सई चीन का क्या इशू है, वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, ये आप लोग कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में भी पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपको बताया जाता है कि वॉर के टाइम में क्या क्या हो रहा है। वहां पर बांग्लादेश के ऊपर फोकस है, यहाँ पर वॉर के ऊपर फोकस है। और इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम होमी जे बाबा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, संडे को मैराथन है, ठीक है, मैं आपकी मिड टर्म की मैराथन ले रहा हूँ, और कौन से चैप्टर्स पढ़ाने, ये 4-4-8 चैप्टर तो मैंने पढ़ाने ही पढ़ाने, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है कि सर ये वाला चैप्टर भी पढ़ा दीजिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वाला चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, डन, पक्का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये है अपना यूट्यूब चैनल, दिख रहा है आपको, हाँ सर ये अपना यूट्यूब चैनल है ह्यूमैनिटीज मास्टर्स का, ये ह्यूमैनिटीज मास्टर्स के यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन है, इस पर क्लिक करिए, जैसे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा ऐप है ना, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, और ये ऐप की लिंक है फॉर स्टूडेंट्स जो iOS वाला फोन यानी कि एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
इस ये वाला ऐप वगैरह आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सारी की सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती है। प्लस हमारे बैच आए हैं, है ना, हमारा निर्माण और निर्माण फॉरएवर 2 बैच आए हैं हमारे, और इन दोनों बैचेस के ऊपर आप लोगों को आप लोगों की इस बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश जैसे 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आपको बोर्ड्स की तैयारी करवाई जाती है, और वैसे इस चैनल पे सीयूटी की भी तैयारी होती है, लेकिन अभी तो बोर्ड्स की चल रही है। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी को भी बैच लेना है, आप लोग लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, कंटिन्यू टू डेस्टिनेशन कर सकते हैं, ये आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए ऐप, ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ जो है वो यहाँ पर मिलेगी, वाईटी पीडीएफ नोट्स, है ना। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लास 12th पे जाएंगे, कहाँ गए? ठीक है, क्लास 12th पे जाएंगे, क्लास 12th में आपको हर जैसे ये लीगेसी सीरीज की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक, सिमिलरली सुपर 100 सीरीज की सारी पीडीएफ आपको यहाँ दिखाई देगी। तो ऐसा, ठीक है। खैर, अगर आप लोगों को बैच लेना है तो ये हमारा बैच है निर्माण फॉरएवर, और ये है निर्माण। ठीक है, दोनों में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। सर, दोनों बैचेस में फर्क क्या है? दोनों बैचेस में बहुत सारा डिफरेंस है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं इन बैचेस के। निर्माण फॉरएवर पूरा साल चलने वाला बैच है, जबकि निर्माण सिलेबस खत्म होने तक चलने वाला बैच है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है बैच, इंपॉर्टेंट बैच है। निर्माण फॉरएवर में सारे बैचेस का एक्सेस है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, अगर आप लोगों को एक डायरेक्शन में ढंग से पढ़ाई करनी है, और सचमुच में आप लोग चाहते हैं कि आपके एग्जाम में मार्क्स आए, बोर्ड्स में भी और आगे सीयूटी के लिए भी आप लोगों को हेल्प मिले, तो प्लीज आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं, जो कि है 9310491190। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी बना दूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को मुझे तो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपन मैराथन वाले दिन, है ना। मैराथन का जो, क्या बोलते हैं उसको, मैराथन का जो, ओह सॉरी, मैराथन का जो वो है, वो मतलब सेशन, वो भी लगा हुआ है यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे कहाँ गया यार। मैराथन का जो सेशन है वो लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप लाइव सेक्शन में जाते हैं तो ये मैराथन का सेशन है, इसको लाइक कर देना। संडे सुबह 11 बजे अब मैराथन। ठीक है, बाय बाय।